है कि कोविड 19 जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में प्रवेशित हुआ या संपूर्ण विश्व में आया, यह कहीं ना कहीं 2020 को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसलिए ऐसा कोई एक साधन तलाशा जाए कि 2020 को डिलीट कर दिया जाए। तो मैं इस 2020 को, ये बात सही है कि हम सब इस महामारी के प्रकोप से सभी कहीं ना कहीं आहत भी हैं, परेशान भी हैं और बहुत सारा विषय झेल रहे हैं, लेकिन 2020 इतिहास में उसी तरह स्मरण किया जाएगा जैसे अन्य ऐतिहासिक घटनाएं याद की जाती हैं, क्योंकि ये 2020 दो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। एक, 29 जुलाई 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा। दो, 5 अगस्त 2020 हमारे आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जिसके लिए वर्षों बरस इतना सतत आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, उसकी जो प्रतीक्षा संपूर्ण भारतवर्ष और हिंदू समाज कर रहा था, उस भूमि पूजन का जो शिलान्यास, जो पहली कार्यक्रम हुआ, यानी 2020 इन दो बातों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। बरसों बरस बाद ये कोरोना लोग भूल जाएंगे। अब बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये क्या है। तो एक श्लोक है विष्णु पुराण का, जिसके प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय और 41वें जो श्लोक है उसमें कहा गया है, तत्कर्म यत्र बंधाए स विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या न्यासशिल्प नैपुणम। यानी कर्म वह है जो बंधन में डाले, विद्या वह है जो मुक्त कर दे, और अन्य कर्म केवल श्रम मात्र है और अन्य विधाएं केवल यांत्रिक निपुणता है। तो इसमें जो पंक्ति आई है सा विद्या या विमुक्त, मेरे परिचय में भी जैसे बताया गया और मैं विद्या भारती से जुड़ी हुई हूँ, तो उसका ध्येय वाक्य भी यही है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाती है, यानी मुक्त करी शिक्षा होती है। और बस इसी को ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा जो है वो क्या है, वो वास्तव में मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में जन्म से ही शक्तियां विद्यमान रहती हैं और शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का केवल विकास ही नहीं करती, अपितु उसे पूर्णता से बाहर लाती है और ऐसे ऐसे गुणों को बाहर निकालती है जो उसके अंदर छिपे हुए रहते हैं। यानी शिक्षा का बहुत बड़ा और व्यापक भाव है। अब हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा की। भारतीय शिक्षा, जिसको अगर हम भारतवर्ष के इतिहास से ही जोड़ें तो इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा जो प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा थी, यानी ऋषि मुनियों ने वेदों की ऋचाओं का संकलन किया और वो श्रुतियों पर आधारित थी। वैदिक काल में ऋषि मुनियों ने अपनी एक एक श्लोक को लिखने के लिए, एक एक श्लोक की संरचना करने के लिए तपस्या की। तपस्या करने के बाद जैसे आज एक लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हैं, हम कोई अनुसंधान करते हैं और उसका प्रायोगिक सफल परीक्षण करके देखते हैं, तो ऐसे हमारे वेद, उपनिषद और उसकी ऋचाएं ऐसे ही गढ़ी गई और वो क्रमशः अपने गुरुओं से उनके छात्रों की और शिष्यों की ओर भेजी गई। तो वैदिक कालीन शिक्षा जो है उसके बारे में डॉक्टर अल्टेकर एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं। उन्होंने तो कहा था कि वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही रहा है कि शिक्षा जो है स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में ये हमारा मार्ग आलोकित करती है। यानी शिक्षा की तुलना वैदिक कालीन समय से ही प्रकाश के रूप में करी गई थी। यानी जब अंधकार होता है तो प्रकाश ही हमें दिशा निर्देशन का कार्य करता है, और मानव के लिए जब भी कहीं कोई अंधियारा दिखाए तो उसको शिक्षा जो है वो बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके बाद हम सभी भली भांति परिचित हैं, मध्यकाल जब आया, भारत पर अनेक आक्रमण हुए और इस्लामिक लोगों का जहां यहाँ आगमन हुआ
तो हमारी शिक्षा जो है प्रणाली वो भी बहुत प्रभावित हुई। इस्लामिक शिक्षा का प्रसार प्रसार होने लगा, चूंकि आक्रांताओं ने अनेकों राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जैसा राजा था प्रजा, ऐसा वाला विषय जब आया तो जो इस्लामी पद्धति के कारण फारसी और अरबी भाषा का महत्व बढ़ने लगा। और उस समय भारत में जहां 1850 तक मतलब असंख्य गुरुकुल संचालित होते थे, यानी प्रत्येक एक छोटे से छोटा कस्बा भी कहा जाए, वहां पर भी एक गुरुकुल होता था। अब मध्यकाल आते आते क्या हुआ, यहाँ पर मस्जिदों का, मकतबों का और मदरसों का आगमन हो गया। बस यहाँ छोटा सा अंतर बताती हूँ मैं आपको कि मकतब क्या होता है और मदरसा क्या होता है। मकतब अर्थात प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, और मदरसे जो उच्च शिक्षा प्रदान करते थे, यानी उन्होंने सीधे कुरान की आयतों का सीधे पढ़ाना सिखाना और उनका कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके बाद जैसे हम आधुनिक काल की ओर बढ़े, आधुनिक काल में सबसे जैसा कि हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था और संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र सदैव रहा, विश्व गुरु होने के नाते भी, और यहाँ पर जो भी ज्ञान की, धन की जो भी संपदा थी उसको लूटने के ध्येय से भी। तो आधुनिक काल जब आरंभ हुआ तो यहाँ ईसाई प्रचारकों और व्यापारियों का आगमन हुआ, और जब पहला पदार्पण मद्रास में हुआ तो उन्होंने सीधे मद्रास को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और धीरे धीरे जो हम आज तक जिस शिक्षा व्यवस्था को ढो रहे थे या ढो रहे हैं, उस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत वहां से हुई। उन्होंने ईसाई मिशनरीज जो है वो सेवा की भावना से लोगों के बीच देखा उन्होंने कि यहाँ तो अभी भी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो पहला कार्य क्या किया जाए, तो एक वाक्य है कि अगर किसी स्थान की प्रकृति को नष्ट करना है तो वहां उस स्थान पर उपस्थित जलाशय को मैं जहर मिला दीजिए, वो संपूर्ण वातावरण जो है वो नष्ट हो जाएगा। और यदि किसी राष्ट्र की संस्कृति और संस्कारों को आपको नष्ट करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था में आप शिक्षा में जहर घोल दीजिए, वो संपूर्ण राष्ट्र अपने आप ढलान की ओर चला जाएगा। और इन ईसाई प्रचारकों और व्यापारियों ने यही किया। हमारे देश में इनके आगमन के पूर्व अवकाशों की कभी भी परंपरा नहीं रही थी। तो जो रविवार का अवकाश है, जो बार बार अनेक अवकाश होने लगे, उन अवकाशों की परंपरा का यहीं से शुरुआत हुई। कुछ प्रयास किए गए आधुनिक काल में भी शिक्षा को लेकर, जिसमें हम स्मरण करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी को। 1911 में उन्होंने अनिवार्य शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा, उसको निःशुल्क और अनिवार्य करने के लिए विशेष आग्रह किया। कुछ हमारी जो नालंदा तक्षशिला उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, ऐसे ही इस आधुनिक काल में भी 7 नए विश्वविद्यालय खोले गए, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना हुई, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1920 में। यानी यहाँ पर कार्य तो हुआ शिक्षा के प्रति, लेकिन जहाँ उनको जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, जिसका विशेष वर्णन हम बार बार करते हैं और अनेक बार हम सभी सुन चुके हैं, इसलिए उसका ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगी, लेकिन इस आधुनिक काल ने भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो प्राचीन व्यवस्था थी उसकी अनेक प्रकार से जड़ें काटने का कार्य किया। अब बात आती है स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से, क्योंकि वो वास्तव में हमारी शिक्षा का विशेष ध्येय था कि हम स्वतंत्र होते ही सबसे पहले जिन 2 विषयों पे हमें विशेष कार्य करना था वो थे शिक्षा और स्वास्थ्य। पर हमारे तत्कालीन शासन व्यवस्था जो आई, उन्होंने सबसे कम ध्यान इसी ओर दिया। फिर भी अलग अलग आयोग बने। पहला आयोग 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग आया। फिर माध्यमिक शिक्षा को लेकर मुदालियर कमीशन बना, और उच्च शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953।
एक जो महत्वपूर्ण आयोग जिसको कहा जा सकता है, जिसकी शिक्षा नीतियों का हम अभी भी उल्लेख कर सकते हैं, वो था डॉक्टर DS कोठारी जी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन 1964 और 68 में आया। छोटा सा परिचय डॉक्टर DS कोठारी का ऐसे देती हूँ मैं कि वो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, DRDO की संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे, और जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जिसको कहा था 1968 में, उन्होंने उसमें विशेष रूप से ये उसकी प्रस्तावना में कहा था कि दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति भारत केंद्रित ना होकर यूरोप केंद्रित है। और कोठारी जी ने इतनी अच्छी अनुशंसाएं वो विषय रखे थे, लेकिन उन्होंने अनुशंसाएं की थी। मैं जो शब्द बोल रही हूँ, मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि उस शब्द पर गौर करिएगा कि कोठारी जी ने जो जितनी भी बहुत अच्छा प्रारूप बनाया था, लेकिन उन्होंने उसको अनुशंसाएं शब्द दिया था, और अनुशंसाएं क्या होती हैं वो वास्तव में कागज का पुलिंदा बना के कचड़े की उसमें डाल दी गई। फिर 1968 में इन्हीं का जो सिद्धांत सुधार कर दिए, और यशपाल कमीशन के रूप में नई शिक्षा नीति को लेकर 1986 में फिर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, और उस समय शायद हमारे देश को बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का सबसे बड़ा काम किया गया। वो था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और हमारी शिक्षा को मानव निर्माण से विलग करते हुए मानव बल निर्माण करने की, यानी रोजगार उन्मुखी शिक्षा करने का जो एक बड़ा कार्य किया था उस कमीशन में, उस आयोग में। यशपाल जी तो स्वयं में बड़े विद्वत व्यक्ति थे, लेकिन सैम पित्रोदा, एक नाम आप सभी ने सुना होगा, वो बाद में भी हमारे लिए कितना अध्ययन का विषय है, आप सबको मैं ये रिसर्च के लिए भी देती हूँ कि इस व्यक्ति को आप सर्च करिएगा, इसके बारे में जानिएगा। इसने हमारी शिक्षा को बहुत अलग ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। और 1986 के बाद 1992 में एक छोटा सा संशोधन हुआ, और उसके बाद आज हम जो 29 जुलाई 2020 जिसके विषय में अभी हम चर्चा करने बैठे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये प्रारूप आया। और ये प्रारूप नहीं, ये अनुशंसाएं नहीं, ये वास्तव में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा अभिलेख है। और ये जो सामने आपके मैं जो 4 चित्र दिए हैं, ऐसी 9 सदस्यों की कमेटी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने में। जिन बड़े लोगों का हाथ रहा उनमें ये 9 नाम जो प्रमुखता से थे, उनमें से ये 2 युवाओं के बारे में मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी जो इसके अध्यक्ष हैं, और दूसरा युवा मंजुल भार्गव। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघने के बाद कैसे भारतवर्ष की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में अगर हमने कभी, मैं मतलब शब्द बड़े होंगे, पर हमने गुरुदेव वशिष्ठ, सांदीपनी और इनको नहीं देखा, तो इनका एक कुछ स्वरूप अगर हमको देखना है तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को देखिए। अभी 11 सितंबर 2021 को जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में एक बड़ी संगोष्ठी हुई थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सारा विषय रखने के बाद बड़े सहजता से डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को धन्यवाद दिया था, हम सब उसके साक्षी हैं। मैं स्वयं उस दृश्य को देख रही थी, और मुझे, मेरी आंखों में भी नमी इस बात की थी कि इस इतने बड़े विद्वान व्यक्ति ने कितनी सहजता से दोनों हाथ जोड़कर, आंखों में नमी लेकर और झुककर कैसे इस संपूर्ण राष्ट्र को प्रणाम किया था। दूसरा युवा मंजुल भार्गव। मंजुल भार्गव जी के विषय में मैं आप सभी युवाओं के लिए इसलिए स्पेशली बोलूंगी कि जीवंत आदर्श से तलाशना है तो हम कहते हैं कि हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, पर अगर हमें जीवंत आदर्श आज के परिदृश्य में संवारना है, और इस विदिशा यूथ फोरम में असंख्य ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार का ध्येय लेकर जुड़े हैं, तो मंजुल भार्गव जी जो है वो भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं, यानी ये भारत के नहीं है पर भारतीय मूल के हैं,
और हम जिस नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो गणित का जो नोबेल प्राइज कहलाता है, फीट्स पदक जो होता है, फीट्स पदक, इनको 2014 में सम्मानित किया गया है। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका, वहां पर ये प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हैं। और हमारी इस शिक्षा नीति में सदस्य के नाते कैसे एंटर हुए, तो बाकी सारा विषय तो कभी चर्चा में रखूंगी, पर विशेषता ये बताती हूँ कि इनके दादाजी और इनकी माताजी संस्कृत की प्रकांड पंडित हैं। और इनके दादाजी जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे राजस्थान में। और उनके पास 628 ईसा पूर्व की भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की संस्कृत में लिखी हुई पांडुलिपि थी, जिसके माध्यम से जटिल संख्या के सिद्धांत को साधारण तरीके से समझाया गया था। यानी आप इनका बैकग्राउंड देखिए, आज इनकी आयु लगभग 48 वर्ष के आसपास है। संस्कृत की कविताओं के रिदम से कैसे गणित निकाला जा सकता है, यानी अपने छात्रों को जब कक्षा में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में समझाते हैं तो ये संस्कृत की कविताओं और मैथ्स की समानता के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं। तो ये जो ये प्रारूप हमारे समक्ष आया, या जो अभिलेख हमारे समक्ष आया, वास्तव में ये अभिलेख कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ये एक ऐसी नीति है जो राष्ट्र की नियति को निर्धारित करने वाली है। अब बात आती है कि नीति और पॉलिसी में क्या अंतर होता है। पॉलिसी वर्ड जो है नीति के लिए उपयोग किया जाता है, तो नीति और कार्यक्रम में जो अंतर होता है वो बहुत बड़ा होता है। सरकार के लिए शिक्षा की कुछ व्यवस्था निर्माण करने के लिए, अंग्रेजी में हम उसे पॉलिसी कह सकते हैं, यानी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम हैं उनको किस दिशा में ले जाया जाना है, तो वो पॉलिसी निर्धारित करेगी। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में नीति शब्द जो है उसका बहुत ही गहन और गूढ़ अर्थ होता है। और इसको अगर हम पॉलिसी के पर्याय के रूप में कहें तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है, क्योंकि पॉलिसी के लिए तो हम वास्तव में, अगर ऐसे उदाहरण लिए जाएं कि आपने पुराने नाम सुने होंगे, कहते हैं विदुर नीति, चाणक्य नीति, तो क्या विदुर की पॉलिसी या चाणक्य की पॉलिसी ऐसा कहा जाएगा? नहीं ना। तो वास्तव में पॉलिसी को अगर हम कहें तो वो ये हो सकता है कि ये राज व्यवहार या लोक व्यवहार की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन नीति शब्द जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा और विचार करने वाला शब्द है। नी अर्थात नियति धातु से निर्मित शब्द है, और ये राष्ट्र की दिशा को गंतव्य की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शब्द जो बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा अभिलेख है, और हम सभी के लिए वास्तव में जैसे हमारे लिए रामायण महाभारत और हमारे धर्मशास्त्र पूजनीय हैं, अगर हम इसको भली भांति इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी एक बहुत बड़ा कहते हैं ग्रंथ के रूप में उपयोगी होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में लाहौर में एक उद्बोधन में कहा था कि ईच नेशन हैज ए डेस्टिनी टू फुलफिल, ईच नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, ईच नेशन हैज ए मिशन टू अकम्प्लिश। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक गंतव्य होता है, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संदेश होता है, और प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक मिशन होता है। यहाँ राष्ट्रकवि सुमित्रानंदन जी पंत जो है मिशन को एक शब्द बोलते थे, व्रत। आज सौभाग्य से एकादशी भी है, हम व्रत रखते हैं, तो व्रत जो करते हैं अगर हम, तो व्रत का उद्यापन आवश्यक होता है। और हमारे राष्ट्र का व्रत क्या है, और इस व्रत को हमको फलीभूत करना है, तो हमारे राष्ट्र का व्रत है, उसके लिए आवश्यक, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति क्या होगी। और ये नीति सरकार की नहीं, बल्कि ये लोक नीति होनी चाहिए, जन नीति होनी चाहिए, ताकि वह राष्ट्र नीति बन सके, यानी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन सके। अब इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, मैं संपूर्ण विषय को नहीं लेती, जो महत्वपूर्ण है उन विषयों की बात करती हूँ। जो पहला और एक बड़ा परिवर्तन हुआ है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय, और
जो HRD मिनिस्टर, जिसको कहा जाता है मानव संसाधन मंत्री, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्री कहा गया। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि नाम परिवर्तन नहीं होता बल्कि भाव परिवर्तन होता है। अब आप बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, यानी हमने मानव को क्या बना दिया? हमने मानव को सोर्स की बजाय रिसोर्स बना दिया। क्या एक जीवित जीता जागता व्यक्ति संसाधन का विकल्प हो सकता है क्या? हम अगर इसको कहें कि हमारे जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हुए हैं, उन्होंने तो इसे एकात्म मानव दर्शन ऐसा नाम दिया था, यानी मनुष्य को संस्कृति और विचार का केंद्र बनाना है, उसे स्रोत बनाना है, ना कि उसे संसाधन बनाना है। तो ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले ये नाम से ही कभी कभी बहुत विषय ऐसे हो जाते हैं कि हमने बोर्ड देखा, बोर्ड देखकर हम समझ जाते हैं कि यहाँ क्या मिलेगा। तो अगर शिक्षा मंत्रालय को हम मानव संसाधन मंत्रालय बोलेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ मनुष्य निर्माण नहीं होगा, वहाँ मशीनों का निर्माण होगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जहाँ बाजार निर्माण करने वालों की बजाय व्यक्ति निर्माण करने वाली अब व्यवस्था हुई है। अब बात आती है कि मैं संक्षिप्त में धीरे धीरे छोटा छोटा सार बताती हूँ कि पहला विद्यालयीन शिक्षा जो है, एक बालक होता है, उसके मस्तिष्क का निर्माण बहुत 6 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। 85% उसका मस्तिष्क जो है वो छोटी आयु में 5 से 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो अभी तक हमने प्राइवेट विद्यालयों में या विद्या भारती के विद्यालयों में तो हमने एक संकल्पना देखी थी कि प्राइमरी जो शिक्षा होती है, नर्सरी स्कूल लगते हैं या अरुण उदय की कक्षाएं होती हैं, और हमारे बाकी भैया बहन जो है वो अभी तक हम जो पढ़े थे और अभी जो भैया बहन पढ़ रहे हैं वो 10+2 की व्यवस्था से पढ़ रहे हैं। यानी कक्षा 1 से लेके 10वीं तक हमारा एक पूरा क्यूरिकुलम होता था, उसके आधार पर हम चलते थे। 11वीं 12वीं में हमको विषय लेकर उस ओर बढ़ना था। अब इसका एक बहुत सुंदर और वैकल्पिक विषय परिवर्तन किया है, जो कि विश्व स्तरीय है। फिनलैंड, जिसकी शिक्षा व्यवस्था सबसे समृद्धशाली मानी जाती है, जिसका अनुकरण विश्व के अनेक देश करते हैं, वो इस शिक्षा पद्धति को इसको लेके चलता है 5+3+3+4, यानी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां पर शिक्षा का शुभारंभ कहाँ से होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था से 5 वर्ष तक, यानी 3 वर्ष का बालक होगा तो वो जो हम प्ले स्कूल वाली कॉन्सेप्ट लेके आए थे, या जो हम अरुण उदय वाला यहाँ विषय लेके आते हैं, लेकिन शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से एडमिशन होता था। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता था शासकीय विद्यालयों के बच्चों का और निजी विद्यालयों के बच्चों का, उस एक गैप को भरने के साथ साथ उन बच्चों को आंगनबाड़ी, शिशु वाटिका या शिशु बाड़ी कहकर एक बहुत अच्छी संकल्पना लेके आए हैं कि कैसे बच्चों को आगे खड़ा करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा या क्रियान्वयन कैसे होगा, तो हम सबकी इसमें महती भूमिका होने वाली है, उन प्राइवेट विद्यालय संचालकों की, या मैं विद्या भारती की कार्यकर्ता हूं और विद्या भारती ने तो इसमें जो वर्ग लगाने का, शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा एक कार्य किया है। उस कार्य को लेकर हम हमारे संगठन में भारतीय मजदूर संघ एक बहुत बड़ा पूरे भारतवर्ष में संचालित होने वाला एक आयाम है। वहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो हम केवल शासन की व्यवस्था का प्रतीक्षा ना करें, बल्कि आपस में समन्वय बिठाकर हमको भी आगे बढ़कर इस व्यवस्था को हाथ में लेना होगा। और इन छोटे नन्हे भैया बहनों का जो बच्चे जब सीखना समझते हैं, उनको रंगों के संयोजन से, अंकों के संयोजन से, शब्दों के संयोजन से उनकी प्रारंभिक शिक्षा की ओर हमको बढ़ना होगा। फिर बात आती है माध्यमिक शिक्षा की, यानी कक्षा 6, 7, 8, यानी बालक 11 से 14 वर्ष की आयु में। अभी हमारे भैया बहन 11वीं और 12वीं में विषय लेते थे, अब वो सारे विषयों को समझना कक्षा 6 से ही आरंभ करेंगे। यानी आज जो हम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस तकनीकी को सीखने का उनका शुभारंभ कक्षा 6 से ही हो जाएगा। कोडिंग सिखाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया है,
इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। फिर दूसरी एक चीज, अभी हमारे बच्चों को शिक्षा में सबसे पहली चीज श्रम के महत्व से दूर कर दिया गया था। तो इंटर्नशिप एक ऐसी व्यवस्था इसमें आने वाली है कि बालक को ये पता होना चाहिए कि एक मोची जो है वो जूतों को कैसे सुधारता है, या एक सब्जी वाला ठेले पर अपनी सब्जी बेच रहा है तो उसकी पूरी व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है। एक परचून की दुकान है, उस परचून की दुकान पर ग्रोसरी जो है वो कैसे क्रय विक्रय की जाती है। यानी वास्तव में पढ़ लिख कर जो हमारा 80% युवा आज के समय में बार बार खड़ा होकर ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार लाओ, वो श्रम का महत्व ही नहीं समझता। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शुरुआत की शिक्षा से ही श्रम के महत्व को समझेगी, इंटर्नशिप करेगी और ये पूरा विषय जो है उसकी अध्ययन के साथ में जोड़ा जाएगा। परीक्षा प्रणाली लगभग खत्म सी होगी, यानी आकलन जो होगा वो भैया बहनों के जो उन्होंने सीख रहे हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो उनका स्वयं का किया हुआ आकलन है, उन सबके आधार पर होने वाला है। 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ विषय चयन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, इस विषय को लेके, यानी एक बालक अभी क्या था, मैथमेटिक्स वाला बालक जो है वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, बायोलॉजी जिसने ली है उसको भी संस्कृत नहीं पढ़ पाता, क्योंकि हमने उनको बांट दिया था। तो अब जो बांटने का क्रम है उसको समाहित करने वाली शिक्षा योजना आई है। उच्च शिक्षा में ऐसे अनेक विषय तैयार किए गए हैं, अब ऐसी संकल्पना है, अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा तो क्लस्टर बनाए जाएंगे, विद्यालयों के संकुल होगा। अभी थोड़ा सा ये कोविड के समय कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई है, अन्यथा 2022 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का ध्येय हमने शासन ने और इस पूरे जो अपना संचालय है उसने व्यवस्था कर ली थी, उसकी तैयारी थी, लेकिन कोविड के कारण हम कहीं थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। पर इन सबको होते होते भी संपूर्ण प्रक्रिया को लागू होने में 1932 तक का पूर्ण लक्ष्य लिया गया है। दूसरी एक बड़ी बात, मातृभाषा में शिक्षा। जब ये शिक्षा नीति आई थी तो हमारे अपने बहुत सारे भैयाओं के प्रश्न थे, हमारे संगठन के लोग ही प्रश्न करते थे कि मातृभाषा में यानी हिंदी में शिक्षा होने वाली है क्या, अगर ऐसा होगा तो मिशनरीज स्कूलों का क्या होगा, और अगर ऐसा होगा तो अंग्रेजी फिर खत्म हो जाएगी क्या। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे इस पूरे प्रारूप में छिपा हुआ है। मातृभाषा में शिक्षा ने हिंदी में हम बाध्यता इसलिए नहीं कर सकते, उसका एक छोटा सा कारण मैं आप लोग को बता दूं कि कर्नाटक सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा विषय आया था जहां शिक्षा की माध्यम का विषय लेकर एक कोर्ट में केस चला था। उसका जो परिणाम आया था वो ये आया था कि माता पिता जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये हमारे लिए अनुकूल है, लेकिन ये जो प्रारूप है इसमें मैंडेटरी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट का विषय इसमें आ जाता है, यानी जो न्यायालय है उसकी अवमानना का विषय आ सकता है, इसलिए इसको स्पष्ट उसमें नहीं किया गया। पर 3 विषय, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, इन तीनों भाषाओं का समावेश करके शिक्षा को लिया गया है। और ये अब हम पर निर्भर होगा कि अगर विदिशा के सभी अभिभावक ये ठान लें कि उनको अपने बच्चों को हिंदी भाषा में पढ़ाना है ट्रिनिटी कॉन्वेंट में, तो ये अब बाध्यता हो जाएगी इस नियम को आधार बनाकर कि वो हमारे बच्चों को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे। तो कभी कभी कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हमें करना आना चाहिए। उच्च शिक्षा जो कि मेरा अपना विषय जो परिचय दिया गया, उच्च शिक्षा में तो इतने बड़े बड़े और व्यवस्थित परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि 6 से 12 में हुआ, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का विकल्प है। फिर यहाँ क्या होता था, कभी कभी किसी परिस्थितियों के कारण बालक फर्स्ट ईयर किया, छोड़ दिया, अब 3 साल बाद मन बना तो उसको फिर से प्रथम वर्ष करना पड़ता था। लेकिन अब ये व्यवस्था हो गई कि वो फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में पढ़ के छोड़ दिया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा,
और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा किया तो उसको डिग्री मिलेगी। ये ग्रेजुएशन उसकी जॉब के लिए या जिन अन्य कामों के लिए उपयोगी होगी। लेकिन अगर उसे शोध की ओर जाना है, रिसर्च की ओर जाना है, तो उसका वो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम इधर रहेगा। महाविद्यालयों की स्वायत्तता पर बहुत बड़ा एक काम किया गया है। और अभी अभी हम बहुत सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कोई कर रहा है तो AICTE से अप्रूव्ड है। अगर ये आर्ट्स वाले विषय चल रहे हैं, या जैसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या अनेक विश्वविद्यालय हैं, ये UGC जो है उसके आधार पर चलते हैं, यानी मेडिकल एसोसिएशन उसके अलग से। तो अब क्या होगा भविष्य में, स्वायत्तता ये रहेगी कि इनका एफिलिएशन का माध्यम केवल एक रहेगा, यानी सारे विश्वविद्यालय एक ही रेगुलेटरी सिस्टम से संचालित होंगे, केवल लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, शासकीय और अशासकीय शिक्षा के मानक एक ही होंगे। प्राइवेट कॉलेज अलग तरीके से संचालित नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, सबका सिस्टम एक जैसा होने वाला है। जो सबसे विशेष और बड़ी बात है वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। शोध पर विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ कि ये जो कोविड काल में हमारी शिक्षा और हमारे छात्र कहाँ खड़े हुए थे, किस रूप में आए। हमारे देश ने गत 2 वर्षों में 30,000 PhD की डिग्रियां अवार्ड की हैं। 30,000 मतलब आप समझते हैं कि किसी एक छोटे से राष्ट्र की बहुत बड़ी जनसंख्या हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हुआ। आज हमारे BSc और MSc करे हुए छात्र छात्राएं अस्पतालों में जाकर ड्रिप भी नहीं लगा पाए। BCom किया हुआ छात्र जो है वो बैंक में खड़े होकर एक उसकी स्लिप भी नहीं भर पाता। तो अब एक तो शिक्षा वहां सुचारू चलने वाली है, और यहाँ शोध के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात इसकी विशेषता देखिए कि ये 29 जुलाई 2020 को तो हमारा इसको प्रारूप को अभिलेख को मान्यता मिली थी, लेकिन उसके पूर्व ही इस भारत सरकार ने NRF के लिए फंड जारी कर दिया था, यानी शोध करिए आप। अब उदाहरण मैं देती हूँ, रायसेन हमारा जो पास का क्षेत्र है, यहाँ पर जितनी वनवासी और जंगली इलाका है, जनजातीय क्षेत्र है, अगर यहाँ के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जड़ी बूटियों पर कार्य करेंगे तो NRF उनको बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप दे सकता है। शिक्षा की मैं तकनीकी का बहुत बड़ा विषय तो पहले से चला, मतलब आवश्यकता थी, और अभी हम सब इस वर्चुअल माध्यम से 1.5 वर्ष से देख रहे हैं, उसका बहुत अपने आप में महत्ता है। फिर अभी दिव्यांग जनों के लिए पृथक कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनके हिसाब से भी शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज की आवश्यकता, मतलब शुभारंभ किया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो 1932 और 50 तक, यानी 20-25 साल तक के लिए एक लक्ष्य लिया गया है कि भारतीय शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आपने हिंदी माध्यम में पढ़ा, लेकिन आपने तकनीकी शिक्षा या चिकित्सकीय शिक्षा या अन्य कोई शिक्षा आपको अंग्रेजी में पढ़नी पड़ती है। अब भविष्य में ये तय होगा कि आप उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा भी जो है वो हिंदी में प्राप्त कर पाएंगे, या अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आपको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये सब तो विषय आ गए हमारे शिक्षण के, लेकिन कौन इंप्लीमेंट करेगा? वो है हमारे गुरु। शिक्षक शिक्षा यानी B.Ed के अलावा मैं यहाँ पर उन सभी के लिए भी इंगित कर रही हूँ जो अभी तक शिक्षा से जुड़े थे, जो आज जुड़े हैं, और जिन्होंने भविष्य में भी शिक्षक बनने का तय किया है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 1980 तक जो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ करते थे किसी भी यूनिवर्सिटी के, वो गोल्ड मेडलिस्ट उस संस्थान में तुरंत के तुरंत उस संस्थान के लिए प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनमें गुणवत्ता थी। और आज वर्तमान परिस्थिति क्या है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करता है, धीरे से किसी भी स्कूल में जाके टीचर्स का फॉर्म भर देता है और टीचरशिप करने लगता है। यानी शिक्षक कहाँ से किस स्तर पे आ गई है। और सबसे ज्यादा आंदोलन अगर यहाँ पे आवश्यकता है शिक्षकों को खड़े होने की, तो वो कहते हैं ना कि जब ये विषय आएगा कि उनको 4 वर्ष बाद उनकी गुणवत्ता का परीक्षण होगा, और जो पाठ्यक्रम अभी 1 वर्ष और 2 वर्ष का D.Ed B.Ed का कोर्स होते थे उनको भी 4 वर्ष का किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं शिक्षक यहाँ से दुखी हैं, पर मैं उनको बता दूं कि हम उस परंपरा को पालन करने वाले हैं जहां गुरु की जो गुरु का जो प्रभाव है या गुरु का जो पहचान है वो उसके शिष्यों से होती थी। भार्गव, हम बोलते हैं ना कि परशुराम भार्गव, भार्गव के शिष्य परशुराम, यानी परशुराम जी के नाम के साथ भार्गव जुड़ता था, यानी भार्गव ऋषि ने जिन जिन छात्रों को पढ़ाया होगा उनके नाम के साथ भार्गव परंपरा जुड़ी। इसीलिए परशुराम जी ने कर्ण को रोक दिया था कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भृगु, परशुराम, पारासर, ये जो सरनेम चले, ये सरनेम किसी उस पद्धति को लेके नहीं चले थे, ये उन शिष्यों के नाम के साथ जोड़ते थे। गुरु का मतलब जो कहते हैं ना कि गुरु की पहचान उनके शिष्यों से होती थी। आज हम आकलन करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं तो हमको समझ में आएगा। बहुत, मैं सारे शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, पर ये वस्तु स्थिति है कि आज शिक्षण का प्रोफेशन कौन चुनता है, वो बाई चॉइस नहीं चुनते हैं, वो बाई चांस बनते हैं कि चलो कहीं कुछ नहीं मिला तो हम स्कूलों के लिए ट्राई करते हैं। तो इस ओर हम सबको आगे आके अपना बहुत बड़ा कदम बढ़ाना है। और जो दो विषय हैं कि हम अंग्रेजी की ओर क्यों भाग रहे हैं, तो एक डेटा है टॉप 20 कंट्रीज जो है जिनका जीडीपी सबसे ज्यादा है, अमेरिका, चाइना, जापान, ताइवान, भारत, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह। इन सब में अगर 20 देशों में केवल भारतवर्ष को छोड़ दिया जाए तो वहां शिक्षा को महत्व देने वाली उनकी अपनी मातृभाषाएं होती हैं। हमारे देश अकेला इकलौता ऐसा अपवाद है कि हम ये बोलते हैं कि अंग्रेजी जिसको आएगी उसको अच्छा रोजगार मिलेगा। तो अंग्रेजी केवल, मतलब कहना नहीं चाहिए, मेरा अपना विषय अंग्रेजी भाषा से पीएचडी की है मैंने, पर मैं फिर भी बोलती हूँ कि अंग्रेजी हमको केवल भिखारी बनने की ओर उद्धत करती है। आपने अंग्रेजी ना तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और अभी जो नया सेंसेक्स हुआ था, जनगणना हुई थी, तो उसमें 12% लोगों ने, केवल 12% लोगों ने अपनी भाषा जो है वो अंग्रेजी लिखी थी। यानी ईमानदारी से कहा जाए 88% लोगों ने ये लिखा था कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। और जिन 12% लोगों ने भी लिखा था वो 12% बहुत अच्छे से अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो आप कल्पना करिए 88% जनसंख्या जो है वो मानती है कि अपनी भाषा अच्छे से आती है, फिर भी हम अंग्रेजी की ओर क्यों, अंग्रेजी माध्यम की ओर क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये शिक्षा नीति उससे हमको बचाने का प्रयास करेगी। और जो 20% बॉटम वाले देश हैं जीडीपी वाले, सोमालिया, इथोपिया, रवांडा, यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, इसलिए इनकी जो जीडीपी है वो बहुत नीचे है। ये केवल आप सभी को एक उदाहरण करने के लिए दे रही थी। अब बात आती है कि शिक्षक क्या नहीं कर सकता। तो अभी भी मैं आपको जो 2-3 उदाहरण देती हूँ कि नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत जगह वर्ग और अभ्यासों का आयोजन किया गया। नागपुर में भारतीय शिक्षण मंडल और विद्या भारती ने एक वर्ग का आयोजन किया था इस शिक्षा नीति को लेकर, जब थोड़ी सी परिस्थितियां बीच में ठीक हो गई थी। और उस समय वहां के जितने भी शासकीय स्कूल हैं वहां के टीचर्स को भी जोड़ा गया। तो मैं एक नाम लेती हूँ, जगदीश पवार जी, जो वहां पे एकात्मता नगर करके एक स्थान है नागपुर में, वहां के सरकारी स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने अपने वर्ग से सीखकर एक प्रयोग किया और जहां केवल 40 बच्चे पढ़ते थे, शासन को वहां 800 और 4000 के ऊपर संख्या का वो करना पड़ा, उनको अनुमति देनी पड़ी। उसकी विशेषता यह है कि आप वहां के बच्चों से बोलेंगे कि 767 का पहाड़ा पढ़ के सुनाओ, तो वो बच्चे वो पहाड़ा तुरंत सुना देंगे आपको। कैसे? जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ये नवाचार कैसे किया, तो उन्होंने यही कहा कि हमने आपके यहाँ से जो वैदिक गणित, आपके यहाँ से जो सीखा उसको ही इम्प्लीमेंट किया, उसके परिणाम अच्छे आए। क्योंकि हमने बच्चों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमने नॉलेज दिया। और ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको अपने यहाँ का ही देती हूँ। हमारे यहाँ के एक शिक्षक हैं भरत व्यास जी, उज्जैन, पहले विद्या भारती में आचार्य रहे, बाद में शासकीय सेवा में गए। और उनका अभी वर्तमान परिचय ये हो सकता है कि वो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन, इंदर सिंह जी परमार, उनके पीए हैं भरत व्यास जी। उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना प्रयोग अपने विद्यालय में किया था गत वर्ष पहले, जब अनुकूल परिस्थिति थी कि सरकारी विद्यालय में बिना शिक्षकों की उपस्थिति के, बिना नकल किए परीक्षा संपादित की थी।
ये एक आचार्य ही कर सकता है। यानी अभी शिक्षकों के ऊपर ही हमको ये पता है कि वो ठान लेंगे तो वो बिल्कुल, अगर चाणक्य ने ठान लिया था तो चंद्रगुप्त खड़े हो गए थे, और आज के चाणक्य हमारे शिक्षक बंधु भाई ठान लेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी शिक्षा नीति को, इस अभिलेख को इम्प्लीमेंट करने में कहीं भी चूकेंगे नहीं। संसाधनों का अभाव हो सकता है, लेकिन अगर हमारे मन में विचारों का अभाव नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से इस कार्य को खड़ा करने वाले हैं। फिर बात आती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो अभी तक छूटी हुई थी कहीं, वो है भारत बोध या राष्ट्र गौरव। पहले क्या होता था, कक्षा 6 से हम इतिहास, नागरिक, भूगोल पढ़ते थे, और नक्शे पढ़ते थे तो कहाँ के पढ़ते थे, मध्य प्रदेश का नक्शा। यानी सिरोंज में बैठा हुआ बच्चा सिरोंज के विषय में जानकारी नहीं रखता कि सिरोंज जो है वहां पर भारतवर्ष का केंद्र बिंदु भी है, या यहाँ की पहाड़ी क्या है। यानी व्यक्ति के स्थान के गौरव से लेकर उसके नगर, जिले, प्रांत और राष्ट्र का गौरव अपने आप में लेके आना। दूसरी, पढ़ गया तो सबसे पहले प्रश्न ये उठाता था, अच्छा अगर आपने संस्कृत की बात की, आपने संस्कृति की बात की, अगर आपने संस्कारों की बात की, तो वो आपको बोलते थे आपको बैकवर्ड है। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था। अब ये मूल्यों की या नैतिक मूल्य की शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन में ही नहीं, अर्ली एजुकेशन से शुरू करने वाले हैं, और वो बिल्कुल रिसर्च तक। यानी 50% अगर आपको चिकित्सकीय पढ़ाई भी करना, मेडिकल फील्ड में भी जाना है, तो आपको 50% आपको आपके देश का संविधान, आपके जवाबदारी, नागरिक होने के कर्तव्य, दायित्वों का निर्वहन, यह विषय भी इसमें विशेष रूप से जोड़ा गया है। ये शिक्षा नीति में जो वास्तव में सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वो शासन ने पारित कर दिया, प्रशासन लेकर आ जाएगा। लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर उठाती हूँ कि अभी वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से आईएएस आईपीएस बने हुए बैठे हुए हैं, वो नीति निर्धारक हैं। यानी इसीलिए हम एनसीईआरटी की बुक्स में कौन सी कविता पढ़ते हैं, छोटी सी छोकरी या टोकरी, मतलब जिनका हमारे बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, अनुवाद किए हुए विषय पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब शिवाजी महाराज को जो है पहाड़ी चूहा बता दे, या महाराणा प्रताप को वो किस रूप में इंगित कर देते हैं। हमारे गौरव को छिन्न भिन्न करने वाला पाठ्यक्रम हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो समाज की क्या भूमिका होना, और मैं आज विदिशा यूथ फोरम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप लिखिए, हमारा पाठ्यक्रम हम तैयार करें, अपनी भाषा में तैयार करें। हमें किसी भी भाषा का अनुवाद नहीं चाहिए, एक बार तैयार तो कीजिए, लोकल तरीके से तैयार कीजिए, पब्लिश होगा, और पब्लिश होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग ही करवाएंगे, क्योंकि समाज की सामर्थ्य जो है वो सबसे महती भूमिका निभाती है। अगर माता पिता ने ठान लिया कि मेरा बच्चा हिंदी भाषा में या हिंदी माध्यम में या मातृभाषा में पढ़ेगा, उन्होंने ठान लिया कि मेरा बच्चा किसी भी जॉब में जाने से पहले अच्छा व्यक्ति बनेगा, और मेरे बच्चे को विद्यालय क्या दे रहा है ये मुझे तय करना है। अगर समाज ने ये भूमिका तय कर ली, उसने सहयोग किया विद्यालयों का, शिक्षकों का, और विद्यालय और शिक्षकों से अच्छे नीति निर्धारक निकले। यानी आपको पता है अभी भी प्राथमिक और उच्च शिक्षा के जो विषय पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं, वो तैयार करने वाले कौन होते हैं? उच्च शिक्षा वाले, पीएचडी, डॉक्टरेट, वो लोग तैयार करते हैं, और स्कूल एजुकेशन से 1 या 2 व्यक्तियों को लिया जाता है। आप क्रम देखिए, जिसको पढ़ना है और जिसको पढ़ाना है उसका मत ही नहीं पता, उसका मन ही नहीं पता, और हमारे लोग ऐसे ऐसे विषय लेके आते हैं, इसलिए हमको रोमिला थापर जैसे लोगों को उच्च शिक्षा में झेलना पड़ता है। जेएनयू में ऐसे बच्चे खड़े तब होते हैं क्योंकि उनको जो दिया गया है वो वहां से, मन में जो भर दिया वो विस्मरण वहां से होगा। तो आज हमारी सबसे महती भूमिका है, हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 108 पेज 66 पेज का इंग्लिश वर्जन है और उसका अनुवाद 108 पेज में हुआ है, उसको ग्रंथ रूप में समझ कर पढ़ें, क्योंकि अनुवाद जो हुआ है वहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां हैं।
फिर भी उन त्रुटियों को ठीक करते हुए एक बार इस निमित्त ही पढ़ें आप लोग कि इसको हमको पढ़ना है, समझना है, इसका मिशन क्या है, इसका ध्येय क्या है, करना क्या है। निश्चित रूप से हम आगे सफल होंगे और इसमें हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और अगर संपूर्ण देश ने ठान लिया, समाज ने ठान लिया, तो वास्तव में जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य मानव मनुष्य निर्माण होना चाहिए, यानी मनुष्य निर्माण हो, ना कि मानव बल का निर्माण करे। हम मशीन ना बने, मनुष्य बने रहें, मनुष्य बनकर आत्मनिर्भर बने। हमारे पास जो साधन संसाधन है उनका उपयोग करना सीखें। हम केवल पढ़कर डिग्री लेकर ये खड़े ना हो जाएं कि हमको रोजगार दो, बल्कि हम इस ओर आगे बढ़े कि आइए मेरे पास, मेरे गांव में ये चीज बहुत अच्छी है, इसका विकल्प मैं यहाँ तैयार खड़ा करता हूँ। मेरे गांव में बांस अच्छा होता है, मैं बांस की डलियों का निर्माण करवाना शुरू करता हूँ, एक प्रकल्प खड़ा करता हूँ और एक नॉट इवन द नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी खड़ा कर सकता हूँ। तो मानव निर्माण की ये बड़ी कार्य हम सब कर पाए, ऐसा इस शिक्षा नीति को जो प्रारूप आया है उसको लेकर चलें। और जो हमारे मतलब ये विश्व की इतनी बड़ी और इतने लोगों की सहायता से, 2.5 लाख लोगों का मत, प्रत्येक गांव की पंचायत से लिया गया अभिमत, इसके बाद इन 9 लोगों की ऋषि तुल्य लोगों ने मिलकर इस अभिलेख को तैयार किया है। 120 से ऊपर ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोगों ने इसमें अपना अभिमत दिया है। तो इस पूरे प्रारूप को हम अगर शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं तो ग्रंथ मानकर ही सही उसको पठन करें, पालन करें, चिंतन करें, मनन करें और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। ऐसा मेरी ओर से जो भी विषय समझ में आया मैंने आप सभी के बीच रखा। बाकी भाई साहब से मैं मार्गदर्शन के लिए और अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके व्याख्यान से निश्चित ही स्पष्ट हो गया, नेल्सन मंडेला का एक कथन है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को जीता जा सकता है। दुनिया जीतने का सामर्थ्य निश्चित ही हम में था, पर हथियार का अभाव था जो अब हमारे पास आ चुका है। तो आगामी पीढ़ी निश्चित ही ऐसे रूप में तैयार होगी जिसमें दुनिया को विजिट करने का सामर्थ्य होगा, शक्ति होगी। जैसा कि बताया था, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सानिध्य हमारे बीच में है। मैं आदरणीय श्री भाई साहब अशोक जी भाई साहब से आग्रह करूंगी कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी आत्मीय बंधु भगिनियां, बहुत विस्तार से पिंकेश लता जी ने बता दिया है। वो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, विद्या भारती में भी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर रही हैं। मेरा वैसे शिक्षा से कोई बहुत सघन रिश्ता नहीं है, क्योंकि 23-24 साल न्यायाधीश रहा, तो न्यायाधीश में तो रुखी न्यायालयीन प्रक्रिया होती है। तेरा नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, वकीलों को सुना और फैसला करना गवाहों को सुनने के बाद। पर 2-3 बातों को मैं दोहराना चाहता हूं। पिंकेश जी के उद्बोधन में ये बातें आ चुकी हैं, फिर भी चूंकि कहा गया है और दायित्व का निर्वाह करना है, इसलिए औपचारिकता की पूर्ति के लिए मैं 2-3 बातें दोहराना चाहता हूं। वास्तव में शिक्षा रोजगार का साधन नहीं हो सकती। जैसा पिंकेश लता जी ने कहा, विवेकानंद जी ने भी कहा, शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है। हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक माननीय रंगा हरि जी को मैं पढ़ रहा था, आज से 3-4 साल पहले पढ़ा था, उनका एक लेक्चर था एजुकेशन पर। उसमें कहा कि संस्कारहीन शिक्षा समाज के लिए अभिशाप है। और पिछले, जैसा उन्होंने उल्लेख किया, गोरे आयोग, अलग आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, इन सब ने बार बार ये कहा गया है कि समाज से नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। और वास्तव में वो एक आज का विषय नहीं है, और आज का विषय आधुनिक शिक्षा नीति है। हमने पंथ को धर्म का पर्याय बनाकर सेकुलरिज्म के नाम पर वे सारे मूल्यवान तत्व शिक्षा पद्धति से हटा दिए जिनके आधार पर समाज में एक व्यवस्था स्थापित होती थी।
पंथ को धर्म का पर्याय बता दिया और धर्म में लिखी हुई वे सारी व्यवस्थाएं, जबकि 1995 सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, रमेश यशवंत प्रभु विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में 5 जजेस का जजमेंट है कि हिंदुत्व उपासना पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की पद्धति है। ये समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित किए जाने की एक प्रक्रिया है। पर दुर्भाग्य हमारी इसको कहना चाहिए निष्क्रियता और उदासीनता के परिणाम स्वरूप ये सब घटित हुआ। जब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो उन्होंने भी उसके उद्घाटन के समय जो कहा वही बात ठीक बहन पिंकेश जी ने बोली। हम इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अच्छे विधिवेत्ता बनाना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अच्छे व्यवसायी बनाना चाहते हैं, अच्छे चिकित्सक बनाना चाहते हैं, पर सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। अगर शिक्षा पद्धति से अच्छा नागरिक नहीं निकलेगा, चरित्रवान नागरिक नहीं निकलेगा, समाज के प्रति चिंता करने वाला नागरिक नहीं निकलेगा, तो केवल वो अर्थोपार्जन की मशीन बनेगा। इसलिए अत्यंत योग्यतम व्यक्ति भी समाज की चिंता ना करते हुए समाज में प्रमुख स्थान करने के पश्चात एन केन प्रकारेण शीघ्र धनवान होना चाहते हैं। हम देखते हैं, अलग अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो 1 घंटे के उद्बोधन में जो अपने को समझ पाया उसको बहुत संक्षेप में पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। एक तो यह शिक्षा पद्धति कंप्रहेंसिव है, दूसरा ये इंटीग्रेटेड है, तीसरा इंक्लूसिव है और चौथा फ्यूरिस्टिक है, भविष्य लक्षी है, भविष्यगामी है। इसमें शैशव से लेकर विचार किया गया है, आयु, क्षमता, उसको रंग की पहचान, अंकों की पहचान, अक्षर ज्ञान, यहां से शैशव से शुरू करके फिर मिडिल सेकेंडरी में कौशल, चरित्र, एकात्मता, बुद्धिमत्ता, भारतबोध। एक और अच्छी बात देखी मेरे को इसमें, मल्टीप्लिसिटी डिसिप्लिनरी। एक विज्ञान वाला आर्ट का विषय भी ले सकता है। पहले ये जो सेगमेंटेशन कर दिया था, कंपार्टमेंट वाइज पार्टीशन कर दिया था, इसको तोड़कर एक ही अच्छा काम किया गया है। हायर एजुकेशन को जैसे बताया कि वास्तव में हमारे अभी तक रिसर्च होते रहे। मैं एक उदाहरण बताऊं, मैं पीएससी में एक इंटरव्यू बैठा था, एक सीनियर आईएएस मेरे साथ बैठे थे, मध्य प्रदेश में कमिश्नर के रूप में रिटायर हुए हैं वो, और उनको हमने एक्सपर्ट के रूप में बुलाया था सिविल सर्विसेज के में। तो बीच के अवकाश के समय में हम भोजन कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं लखनऊ में मैंने फिजिक्स से एमएससी किया और तो मेरे को कहा कि आप पीएचडी कर लो। तो मैंने कहा इतना मेरे पास समय नहीं है। तो उनका जवाब बहुत जोरदार था। वो आईएएस ने मेरे को बताया कि आपको तो केवल अर्थ की व्यवस्था करना है, बाकी सब हो जाएगा। इसीलिए बताया कि उनको भौतिक धरातल पर व्यवहार के दृष्टि से हम शोध प्रबंध लिख रहे हैं, पर वास्तव में क्या वो शोध है? लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान मैंने प्रोफेसर की परीक्षा ले रहा था हिंदी की, इंटरव्यू में एक अभ्यर्थी आया जिसने रामचरितमानस में आतंकवाद का समाधान ऐसा करके विषय पर उसने शोध ग्रंथ लिखा था, और उसकी जो बीज चौपाई थी वो प्रथम पृष्ठ पर ही लिखी हुई थी। और जब मैंने पूछा कि आपने आधारभूत क्या लिया, इसका आधार क्या लिया, कहां से प्रेरणा ली, बीज क्या था, उस परीक्षार्थी को, उस अभ्यर्थी को वो चौपाई भी याद नहीं थी। तो गुणात्मकता का ह्रास है, संख्या बढ़ रही है। विनोबा भावे ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसका दुख नहीं है, शेर पैदा नहीं हो रहे, गुणात्मकता नहीं हो रही। तो इसलिए इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों में गुणात्मकता आएगी, समाज के प्रति समर्पण का भाव आएगा, रिसर्च होंगे यूनिवर्सिटी में, उनका रिसर्च का, टीचिंग का, ऑटोनॉमस कॉलेज ऑटोनॉमी दी जाएगी,
एजुकेशन पर फंडिंग ज्यादा किया जाएगा। एक और अच्छी बात है, जो ड्रॉप आउट हो जाता उसके लिए डिप्लोमा की व्यवस्था है, फिर सर्टिफिकेट की व्यवस्था है, फिर डिग्री की व्यवस्था है। ये अच्छा एक दूरगामी परिणाम देने वाला है। और जैसे कहा है कि 2040 तक इसके अच्छे परिणाम आने लगेंगे। हमको धैर्य के साथ, जैसा पिंकेश जी ने अपने उद्बोधन के अंत में आह्वान किया है, हम इसको समझें, इसको परिवारों में उतारें और इसके विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचार का तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, दृढ़ता के साथ खंडन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके अमूल्य समय के लिए। आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी ने बहुत ही विस्तृत रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप हमारे सामने रखा है। साथ ही जितने भी 200 से ऊपर श्रोता हमारे बीच जुड़े हुए थे, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। अभी शांति मंत्र के बाद हम सभी लीव करेंगे। उसके पहले हम लीव ना करें, ऐसा आग्रह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी लीव कर सकते हैं। जय श्री राम। 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 सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।